हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसकी मतलब बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी होती है इन जनरल इन अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, बट अगेन 11th-12th में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती उसके, तो इतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मोरओवर शायद हमने जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना उसको नहीं सीखा होगा, बट सिंस एडवांस्ड इज अबाउट टू कम इन जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे आज, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो अब देखो रिड्यूस्ड मास का क्या फंडा है। नाउ इमेजिन अ सिंपल सिचुएशन, वेरी सिंपल सिचुएशन, कि तुम्हारे पास कोई दो मासेस हैं, एक सिस्टम ऑफ टू मासेस है एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं होना चाहिए सिस्टम में, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं होनी चाहिए। एक मास है m1, एक मास है m2। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस्ड मासेस, देयर इज नो अदर थर्ड मास, देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ ये एक दूसरे पे फोर्स लगाए, दैट्स इट। तो अब जैसे मान लो ये इस पे कुछ F फोर्स लगा रहा है, ये वही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दूसरा भी उस पे लगा रहा होगा, दोनों सेम ही इक्वल एंड ऑपोजिट लगाएंगे एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें नॉर्मल सिंपल बिना दिमाग लगाए जो भी हम बातें कर रहे हैं, सिंपल अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता तो क्या होता, इसका ऑब्वियसली हो जाता राइट की तरफ F/m1 और इसका हो जाता लेफ्ट की तरफ F/m2, ठीक है। ये बात ऐसे ही कुछ होता। अब यहीं पे मैं बोलूं नहीं जी मेरे को तो किसी एक के रिस्पेक्ट में देखना है, क्या मतलब है कि भाई मैं कह रहा हूं मुझे नहीं इतना कॉम्प्लिकेट करना लाइफ को, मैं तो मान रहा हूं m1 इज एट रेस्ट, और अगर मैं m1 को रेस्ट मान लूं, हमने सीखा है ये बात कि अगर हमने m1 को रेस्ट मान लिया तो थोड़ा सा गलत है। गलत इन द सेंस न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, इट्स एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। बट उसका एक जुगाड़ था, क्या, सूडो फोर्स, कि आप कोई नहीं m2 को कर लो एनालाइज, कोई परेशानी नहीं है, बस उस पे आके आप एक नकली फोर्स ऐड कर देना कि F तो लगी रही थी, नाउ ऐड अनदर नकली फोर्स जो नहीं लग रही है, जो कि क्या होती थी, इसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, इसका मास इनटू a1, इसका मास इनटू फ्रेम का एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। तो एक नकली फोर्स आप ऐड कर दो विच विल बी m2 इनटू F/m1, ठीक है। और अब आप निकाल लो जो भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ऑब्वियसली वो एक्सेलरेशन अब रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जो कि क्या आ गया, Fm2/m1 प्लस F डिवाइडेड बाय m2। आ रही है ये बात समझ में सबको, ठीक है। तो इफ यू लुक एट इट, दिस इज सिंपली F इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ऐसा कुछ आ गया यहां पे। नाउ देयर इज दिस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास कि व्हाट इफ मैं यहाँ पे फ्रॉड मार के निकाल लेता है आंसर। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, 2 फ्रॉड मारूंगा ना पता नहीं चलेगा किसी को। कहने का मतलब क्या है कि भैया मैं नहीं कर रहा सूडो फोर्स, मेरे को नहीं झेलनी सूडो फोर्स, इवन विद सूडो फोर्स इट इज टू मच एफर्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो फ्रॉड मारेंगे अभी हम और सही आंसर आएगा, 2 फ्रॉड मारेंगे क्योंकि हम, तो यहाँ पे जो है ये रहा m1 और ये रेस्ट पे मान लिया मैंने, मेरी मर्जी, ये रहा पहला फ्रॉड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है मैं नहीं मान रहा सूडो फोर्स मान लेता फिर फ्रॉड थोड़ी है ये, फिर तो ये फ्रॉड वैसे ही रिमूव हो गया। मैं नहीं मान रहा सूडो फोर्स, मैं तो कह रहा हूं जी यहाँ पे एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी, F, जो असलियत में लग रही है। मेरा फ्रॉड अभी भी चल जाएगा अगर मैं एक और फ्रॉड मार दूं, क्या, लेट मी अज्यूम और लेट मी कंसीडर कि ये जो m2 है ना, इसका मास m2 नहीं है, इसका मास रिड्यूस हो गया है, और रिड्यूस होके कितना बन गया है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं रिड्यूस्ड मास को, कि ये 2 फ्रॉड साथ में मार दो फिर आप, एंड यू विल बी फाइन, कि इसको आप मान लो जबरदस्ती रेस्ट पे और सूडो फोर्स भी नहीं लगाई आपने। ऑन द अदर हैंड साइमल्टेनियसली इसको मान लो इसका मास बस m2 की जगह इसके बराबर हो गया है, एंड यू आर डन। नो योर एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट शुड बी F/mu, सिंपल एक ही फोर्स है, विच इज सेम एज दैट।
तो यहाँ पे हमने ये एक रिड्यूस्ड मास नाम की एक चीज डिफाइन कर ली, जोक्स अपार्ट, कि इसको अगर हम मास को इससे रिप्लेस कर दें, देन वी कैन अज्यूम द अदर पार्टिकल टू बी एट रेस्ट, अपने आप रिलेटिव एक्सेलरेशन सॉल्व हो जाएगा यहां पर। सेम थिंग कुड हैव बीन डन ऑन दिस वन, सेम थिंग कुड हैव बीन डन ऑन दिस वन। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फॉर वेरी अमेजिंग एप्लीकेशंस। तुम सोचो, तुम्हें मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन देता कि लेट्स से 2 ब्लॉक है और जो है ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और इनको हम पिचका के छोड़ देते हैं, और अब बताओ जी व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ देयर ऑसिलेशंस, व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज कोई एक रेस्ट पे नहीं है। तुम यहाँ पे अगर स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है, पहले तो इजी था ना, अगर इसको एक्स से डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में कंप्रेशन भी एक्स का आता था, बट साइमल्टेनियसली ये भी तो डिस्प्लेस हो रहा है, और पता नहीं क्या रिलेशन होगा। तुम अगर इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करोगे तो तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी। पहले यहाँ पे तुम्हें सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, फिर स्प्रिंग को 2 टुकड़ों में इमेजिन करोगे। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अभी तो बड़ा आसान है। मैंने जबरदस्ती जी रेस्ट को मैं मान लिया इसको, आप मेरे को रोक सको तो रोक लो, मैंने तो मान लिया, मैंने इसको जबरदस्ती रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। अगेन ये फ्रॉड अलाउड है, अगर साथ साथ एक और फ्रॉड किया जाए। क्या इसका मास 2m है ही नहीं, इसका मास तो ये है 2m into m upon 2m plus m, यानी कि 2m/3, विच मीन्स अगर ये रेस्ट पे तो फिर तो नॉर्मल अपना भोला भाला एसएचएम है, जहां पे एक सिंगल पार्टिकल नाच रहा है इधर से उधर। टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√m/k होता है, m की जगह ये 2m/3 अपॉन के, खत्म, डन। It is how easy it becomes the moment I imagine it to be the moment I use the concept of reduced mass। वरना इसको properly solve करते हैं कम से कम 10 मिनट लगते हैं इसमें, with all calculations everything। या तो फिर भी मैंने masses अच्छे दे दिए थे, m1 m2 लिखता था और डिफिकल्ट हो जाता। ये तो कितना आसान है। सेम यही टाइम पीरियड इसका होगा, ये टाइम पीरियड इसका होगा, रिड्यूस मास तो इधर वे सेम है ना, किसी का भी ले लो। तो दैट इज हाउ अमेजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास इज। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, देखो कोई भी, सिर्फ दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो। अब इसकी सबसे अमेजिंग एप्लीकेशन आती है इन केस ऑफ बोर्स मॉडल। तो हम बोर्स मॉडल अगर याद करें तो बोर्स मॉडल मतलब याद क्या करना है, पता ही है कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो बोर ने तो ऐसे माना था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। श्रोडिंगर मॉडल की तो बाद में बातें आई थी। तो बोर्स मॉडल में हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मूले आ गए थे फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन व्हाटएवर ऑर्बिट। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, यहां से अभी ये फॉर्मूले छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर नीचे है, यहां पर है ही नहीं, यहां पर ऊपर है। अभी मैं इस पे बात करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी तो होपफुली तुम्हें ये सब तो याद होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स में भी ये बड़ी टर्म्स याद नहीं होंगी, कोई बात नहीं। बस इसमें इन टर्म्स में से काम का इतना है कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑफ कोर्स विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो ये अब इसका मैं क्या यूज करने जा रहा हूं कि देखो बोर्स मॉडल में भी थोड़ा सा एक फ्रॉड है। क्या फ्रॉड है कि इसमें तो है, इसमें जेन्युइन फ्रॉड है। इसमें फ्रॉड है कि भाई तुमने एक चीज कभी रियलाइज ही नहीं करी। यहां पे तुमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, भाई फोर्स तो यार न्यूक्लियस पे भी लग रही है, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों पे लग रही है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हाउ कम ओनली इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, दिस न्यूक्लियस शुड आल्सो मूव, सेंटर ऑफ मास शुड बी एट रेस्ट। कि यहाँ पे अगर कोई सेंटर ऑफ मास है बीच में कहीं हम निकालेंगे तो उसके अराउंड दिस न्यूक्लियस शुड आल्सो रोटेट, an electron should also rotate around about the center of mass, not about the nucleus। समझ रहे हो इस बात को, ये तो यहां भी ट्रू होना चाहिए था, बट दिस वाज एन अप्रोक्सीमेशन। हाउ कम, बिकॉज न्यूक्लियस इतना हैवी है कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रॉन के सेंटर ऑफ मास यहीं नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट यहीं है। जितना हैवी होता है उसका ज्यादा पास हो जाता है ना सेंटर ऑफ मास, तो वो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस का जो रोटेशन है वो नेग्लिजिबल है, रेवोल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन का ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अबाउट है। दिस वाज एन अप्रोक्सीमेशन, बट दिस अप्रोक्सीमेशन वुड नॉट वर्क द मोमेंट आई कंसीडर समथिंग लाइक अ पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम क्या होता है, पॉजिट्रोनियम होता है अ सिस्टम कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं बोला मैंने, पॉजिट्रॉन बोला। प्रोटॉन बोलता था वो तो हाइड्रोजन ही बन गई। कि एक तुम्हारे पास पॉजिट्रॉन होता है विच इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका मास इज सेम एंड चार्ज इज इक्वल एंड ऑपोजिट, और एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहीं से भी ट्रू हो सकता है कि ये इसके अराउंड घूम रहा है,
क्या ये अप्रोक्सीमेटली भी ट्रू हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, इनका सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली मिडल में होगा, ये तो दोनों ही इसका चक्कर काटेंगे, समझ रहे हो? However, the amazing thing about reduced mass is I can do a little couple of frauds. I can still get this answer quite quickly. Let me assume this is at rest. जबरदस्ती. It will work if I assume कि इसका जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो रिड्यूस्ड मास के बराबर है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by mass of electron plus mass of electron, which is mass of electron by 2. तो बस इतना सा करना है, हर जगह इसके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह बोर्स मॉडल के ही फॉर्मूले में, नया नहीं ड्राइव करना है इसके लिए कुछ भी, भले ही यहाँ पे पता है तो ये एग्जैक्ट है, सही आंसर, ये अब गलत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं है, परफेक्टली करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे इवन फॉर दिस, भले ही वो डायग्राम में नहीं दिखेगा बट जो बोर्स मॉडल वाला फॉर्मूला है वही एज इट इज अप्लाई हो जाएगा, ओनली थिंग वी नीड टू चेंजेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को आधा करके डाल दो उसमें, ठीक है? जैसे पहले रेडियस के केस में, रेडियस की जो पहले वैल्यू थी ऐसा कुछ थी ना, 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर, समथिंग लाइक दैट, राइट? जहां पे वही 52.9 में थोड़ी देर पहले देखा था 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 से रिप्लेस करना है, इसका मतलब यहाँ पे 52.9 की जगह 2 इंटू 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर आ जाएगा। सिमिलरली, मतलब बेसिक आइडिया समझना है, वेलोसिटी वाला विल रिमेन सेम, वही जो होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z by n मीटर पर सेकंड, दिस विल रिमेन सेम बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंडिपेंडेंट है, ये मास की टर्म से। एनर्जी वाला -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये पहले था, अगेन इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 13.6, अभी मास को आधे से रिप्लेस करना है, तो दिस वुड गेट रिप्लेस्ड बाय -13.6 बाय 2 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रही है बात? और ऐसी कुछ भी मैं तुम्हें दे दूं, ट्वाइस दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल विद एन इलेक्ट्रॉन, तब तो बड़ी इजीली बस बोर्स मॉडल वाले फॉर्म में चिपकाने हैं, बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो भी रिड्यूस्ड मास आएगा उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये रिड्यूस्ड मास वाला, अगर हम सीख लेंगे तो इट कैन बी यूज्ड इन लॉट ऑफ प्लेसेस, इनफैक्ट मैकेनिक्स में भी बहुत सारी जगहों पर। सो होपफुली आई होप हमें समझ में आया होगा अच्छे से चीजें, और हम इसको इन जनरल सिर्फ बोर्स मॉडल में नहीं आगे भी अप्लाई कर पाएंगे। So that's it for this one and we'll bring more such videos. Until then, that's all. Thank you.